प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मानक भाषा की प्रवृत्तियाँ, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि मानक भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किस तरह से एक भाषा मानक भाषा बन जाती है। मानक भाषा की प्रवृत्तिगत विशेषताएं बताइए, अर्थात मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या फिर मानक भाषा के अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मानक भाषा से अभिप्राय है मानव की भाषा तथा अभिलक्षण से अभिप्राय है विशेषता या मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति कि उस विशेष भाषा में जो मानक भाषा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें लक्षण हैं। किसी एक वस्तु की प्रवृत्तियां या विशेषताएं उसे अन्य वस्तु से अलग करती हैं। उसकी विशेषताओं के आधार पर ही हम उसे अन्य वस्तुओं से अलग करते हैं। उसी प्रकार जो सामान्य भाषाएं होती हैं उनसे अलग होती है मानक भाषा। अतः जब हम मानव की भाषा के अभिलक्षणों की चर्चा करते हैं तो हम उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो मानक भाषा को अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती है। कि जब भी हम मानकीकरण का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इस भाषा में क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण की है अन्य भाषाओं से अलग भाषा बन पाई है, अर्थात मानक भाषा बन पाई है। भाषा मनुष्यों के विचारों को व्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो यह आदान प्रदान संभव नहीं था। भाषा ध्वनि समूह का सुगठित रूप है। अनेक प्रकार के ध्वनि चिन्ह होते हैं और उन्हीं के सुगठित रूप को ही हम भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा में भी वर्णमाला होती है, उसमें स्वर व्यंजन होते हैं और जब उनको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अनेक शब्दों का रूप ग्रहण करके फिर भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित होता है। स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो मनुष्य के मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों से उच्चरित होकर के एक भाषा का निर्माण करता है। भाषा किसी न किसी समाज से संबंधित होती है। भाषा का जन्म किसी न किसी समाज में ही होता है। समाज के बगैर भाषा का अस्तित्व नहीं है और हम भाषा जब सीखते हैं समाज में रहकर ही सीखते हैं। भाषा का आवश्यक तत्व विचार विनिमय माना जाता है, अर्थात जब हम आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, तभी भाषा हम सीख पाते हैं। इसी साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जब विचारों का आदान प्रदान होता है तभी भाषा विकसित होती है और वह मानक रूप तक पहुंचती है। संसार का सारा काम भी इसी के द्वारा किया जाता है, भाषा के द्वारा ही, अर्थात भाषा के आदान प्रदान के द्वारा ही समस्त कार्य संपन्न किए जाते हैं। भाषा में एक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। एक व्यवस्था होनी चाहिए तभी हम भाषा को सीख सकते हैं और यह व्यवस्था आपको मानक भाषा में देखने को मिलती है। क्योंकि व्यवस्था के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि अगर व्यवस्थित ढंग से भाषा नहीं है तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है और अराजकता फैल जाती है। जब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो अराजकता अपने आप ही फैल जाएगी, क्योंकि किसी भी शब्द के अर्थ निश्चित नहीं होंगे। किसी अर्थ का दूसरा अर्थ निकाल लिया जाएगा तो अपने आप ही अराजकता फैल जाएगी। प्रत्येक भाषा का अर्थ प्रत्येक समाज व स्थान के लिए पूर्व निर्धारित होता है। यानी कि हर एक समाज में
किसी शब्द का कोई अर्थ है तो उसी शब्द का किसी दूसरे समाज में दूसरा अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, जैसे दादा का अर्थ बंगाल में बड़ा भाई, बंगाल साइड अगर आप जाओगे तो दादा शब्द का अर्थ आपको बड़ा भैया के रूप में मिलेगा, और पंजाब में पिता का पिता अर्थात दादा के रूप में। हमारे यहाँ भी दादा का अर्थ इसी अर्थ में लिया जाता है। कहने का भाव यह है कि जब भी आप किसी अक्षेत्र भिन्नता के साथ शब्दों के अर्थ का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही शब्द के क्षेत्र विभिन्नता के कारण अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। अगर बंगाल साइड का कोई व्यक्ति इधर अपने पंजाब और हरियाणा में आ जाएगा तो वह समझ नहीं पाएगा, यानी कि उसके लिए अर्थ का अनर्थ अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए मानकीकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। शब्दों के अर्थ निश्चित होने चाहिए, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। समाज में ही व्यवहार में लाई जाती है भाषा। भाषा आदि से लेकर अंत तक समाज से संबंधित है, अर्थात समाज के बगैर इसका अस्तित्व नहीं है। भाषा का विकास भी समाज में ही हुआ, भाषा का अर्जन भी समाज में ही होता है, अर्थात इसको हम ग्रहण समाज में रहकर ही करते हैं तथा प्रयोग भी समाज में ही संभव है और समाज में रहकर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, पलता है, वह उसी समाज की भाषा बोलता है। यानी कि जिस भी क्षेत्र से संबंधित होता है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है उसी भाषा को बच्चा ग्रहण करता है, क्योंकि वह उसी समाज में रहता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि इसे हम ये नहीं है कि अपने पिता से ग्रहण करते हैं, बल्कि समाज में रह करके हम इसको सीखते हैं। इसे हम अपने प्रयास से अर्जित करते हैं, अपने प्रयास के द्वारा ही हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। एक बालक अपने वातावरण से, यानी कि जिस वातावरण में वह रहता है, एक समय में 3 से 4 भाषाएं सीख सकता है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भाषा उसके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वही सीख सकता है, बल्कि उसकी क्षमता इतनी होती है कि वह 3 से 4 भाषाएं आसानी से सीख सकता है। शिशु बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने आसपास की ध्वनियों को अनुकरण के आधार पर वातावरण के अनुसार ही उनका प्रयोग करने का प्रयत्न करने लगता है, अर्थात अनुकरण से वह सीखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानक भाषा अनुकरणीय भाषा होती है, अर्थात उसको अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करके। जैसे कि छोटा बच्चा जब होता है तो वह अपनी माँ की, अपने बड़े भाई बहनों की नकल करके ही भाषा खेल खेल में सीख जाता है। भाषा सदैव सामाजिक स्तर पर आधारित होती है, अर्थात जो हमारा सामाजिक स्तर होगा उसी आधार पर हम भाषा सीखेंगे। अर्थात जिस प्रकार से अगर हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो गांव की बोली सीखेंगे, और अगर हम सभ्य समाज में रहते हैं तो हमारी भाषा भी अच्छी होगी। भाषा के स्तर की विभिन्नता मानव की शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित होती है। मानक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, यानी कि चाहे वह कृषि से संबंधित क्षेत्र है, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र है, चाहे अन्य क्षेत्र हैं, तो उनकी अपनी अलग अलग शब्दावलियाँ होती हैं जिस पर वह भाषा फलती फूलती है, अर्थात उन्हीं शब्दों के आधार पर उस भाषा का आगे विकास होता है। मानक भाषा का अंतिम उद्देश्य विचार व भाव को सहज, सरल व स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना है। कि एक जो मानक भाषा होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही विचारों एवं भावों को सहज रूप में, सरल रूप में और स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि भाषा में एकरूपता आए, अर्थ का अनर्थ न हो।
धन्यवाद।